हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ स्मॉलर देन द स्पेस बिटवीन आवर फिस्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम इस दुनिया को फिजिकली एक्सप्लोर करने निकलते हैं देन दिस वर्ल्ड सीम्स टू बी मच वास्ट, बट जब हम इस दुनिया को इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं देन दिस वर्ल्ड कम्स विद इन आवर कैश। इंटरनेट के जो इन्वेंटर थे सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली, उन्होंने इसको सक्सेसफुली इन्वेंट करते वक्त सोचा था कि ये इंटरनेट ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की उस स्टेज पर ले जाएगा जहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन इससे पहले कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, बट अब ये पॉसिबल हो गया था। बट सर टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली को ये नहीं पता था कि इस इंटरनेट का इस्तेमाल इंसानी सभ्यता को फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाएगा। इंटरनेट पर आज की तारीख में कई तरह के गलत काम किए जाते हैं, फॉर्जिंग, स्कैम्स, फ्रॉड्स, ब्लैकमेलिंग और भी ना जाने क्या क्या। बट इस इंटरनेट का जो सबसे बड़ा मिसयूज़ किया गया था वो किया गया पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के द्वारा। आज पूरी दुनिया में जितना इंटरनेट यूज़ किया जाता है उसका मोर देन 70% इंटरनेट इज यूज टू सी पोर्नोग्राफिक कंटेंट। अब यहाँ पर पोर्नोग्राफी का समर्थन करने वाले लोग ये कह सकते हैं दैट पोर्नोग्राफी इज एक्चुअली एजुकेशनल मटेरियल। तो भाई यहाँ पर हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल लोगों को एजुकेटेड करने के लिए नहीं किया जाता था, but the sole purpose of pornography is to incite sexual urges of human being. Gangbang, kink, skate, water sports, fisting and so on. ये पोर्नोग्राफी के ऐसे जॉनरास हैं जिनका दूर दूर तक एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, और इन्हीं ठरक वाले जॉनरास ने इंटरनेट पर एक ऐसे जॉनरा को जन्म दिया है जिसका नाम लेने तक पर आपको जेल हो सकती है, एंड दैट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पहले की गई इतनी सारी बातों को करने का महज एक मोटिव था। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसी जॉनरा से रिलेटेड है, और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉरिफिक है कि मैं आपसे ये शर्त लगा सकता हूँ कि शायद आपने इससे पहले ऐसी स्टोरी कभी भी नहीं सुनी होगी। ये स्टोरी काफ़ी हॉरिफिक एंड गोर है, इसलिए जो लोग नाजुक दिल के हैं या फिर जिन लोगों को ऐसी स्टोरीज काफ़ी अनईजी कर देती हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, और जो लोग ऐसी स्टोरीज सुनना और देखना बेयर कर सकते हैं वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इस स्टोरी में बार बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड आएगा, और ये वर्ड इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि अगर मैं इस वर्ड को इस वीडियो में बार बार यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि मेरी ये वीडियो यूट्यूब की तरफ से एज रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाए। इसलिए मैं यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को CP से डिनोट करूँगा। तो जब मैं CP कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस तरह से सरफेस वेब पर नॉर्मल पॉर्न इजीली अवेलेबल होता है, ठीक उसी तरह डार्क नेट पर CP अवेलेबल होता है। बस किसी को ज़रूरत होती है तो एक स्पेसिफिक अनियन लिंक की जो उसे CP वाली वेबसाइट तक ले जा सके, और ऐसी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं कुछ ऐसे ट्विस्टेड माइंडेड लोग जिनके दो मोटिव होते हैं, एक बच्चों को एक्सप्लॉइट करना और दूसरा उस एक्सप्लॉइटेशन को रिकॉर्ड करके उससे रुपए कमाना। ऐसा ही एक शख्स था जिसका नाम था पीटर स्कली, जिसने सैकड़ों बच्चों को एक्सप्लॉइट किया था और उनकी वीडियोस बनाकर उनसे करोड़ों रुपए छापे थे। लेकिन उन्हीं बनाई गई सैकड़ों वीडियोस में से एक वीडियो ने उसके पाप की बुनियाद पर खड़े महल को नेस्ता नाबूद कर दिया, और उस वीडियो का नाम था द डिजीज डिस्ट्रक्शन। साल 2012 में नॉर्मल इंटरनेट कहे जाने वाले सरफेस वेब पर एक वीडियो वायरल होता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो वाज अराउंड 1 hour long with 3 adults torturing an 18-month-old infant. It sounded like an urban legend, but to a lot of twisted people in the world, this video was the source of entertainment. इस वीडियो की कीमत थी $10,000 पर व्यू, यानी कि इस वीडियो को एक बार देखने के लिए व्यूअर को $10,000 की एक भारी रकम देनी होती थी, जिसके बदले में वो व्यूअर इस वीडियो को एक बार देख सकते थे। अगर मैं उस ज़माने के रुपए की वैल्यू के अकॉर्डिंग डॉलर्स को कन्वर्ट करूँ तो ये बैठता है लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास, और अगर आज की वैल्यू से कंपेयर करूँ तो ये होता है ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपए। मुझे ये सोचकर काफ़ी हैरानी होती है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे परवर्ट पड़े हैं जो किसी को एक बार टॉर्चर होते हुए देखने के लिए इतनी बड़ी रकम तक अदा कर सकते हैं। ओह गॉड। इस वीडियो के प्लॉट के बारे में बताने से पहले मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ कि मैं आपको जो आगे बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ग्राफिक नेचर का है। अगर आप इसको सुनना नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअली मल्टी पार्ट फिल्म थी इन विच डिफरेंट गर्ल्स वर टॉर्चर्ड एंड रेप्ड इन डिफरेंट वेज। इस वीडियो की खास बात ये थी कि इस वीडियो में अपीयर होने वाली जितनी लड़कियां थीं वो सब अंडर एज थी, यानी कि उन सब की उम्र 18 साल से कम की थी। हम कह सकते हैं कि ये वीडियो अलग अलग लड़कियों के साथ की गई हैवानियत की एक कंपाइलेशन वीडियो थी, जिसको खास तौर पर बेचने के पर्पज से बनाया गया था। इस वीडियो में वैसे तो सभी लड़कियों के साथ जो किया गया था वो बेहद ही भयानक था,
बट इस वीडियो में 3 लड़कियों के साथ जो किया गया था वो खास तौर पर इतना ज़्यादा डरावना था जिसको देखकर शायद शैतान की भी रूह कांप जाए। इस वीडियो के एक खास पार्ट में 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। इन दैट पार्ट 2 गर्ल्स वर टीनेजर्स एंड द थर्ड वन वाज 18 मंथ्स ओल्ड एंड इन्फेंट। बट वीडियो के इस पार्ट में एक फोर्थ पर्सन भी था जो बिहाइंड द कैमरा इस पूरे सीन की शूटिंग कर रहा था, और वो शख्स उन दोनों टीनेज गर्ल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, और वो दोनों लड़कियां उस बिहाइंड द कैमरा वाले पर्सन के डायरेक्शंस पर उस 18 महीने की मासूम बच्ची को टॉर्चर कर रही थी। दिस वीडियो वो सो हॉरिफिक एंड ग्राफिक इन नेचर, जिस वजह से ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गई। यहाँ तक कि ये वीडियो उस जमाने में किसी ने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी थी। हालांकि बाद में यूट्यूब ने इस वीडियो को रिमूव कर दिया था, बट इस वीडियो के डिस्टर्बिंग और ग्राफिक नेचर की वजह से ये वीडियो मीडिया और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की नजरों में आ गई। एंड जैसा कि होना ही था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये पता लगाने लगी कि इस वीडियो को कहाँ शूट किया गया था। अगर मोटा मोटा कहूँ तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस वीडियो की सोर्स लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इस पूरे केस को सबसे पहले दी डच नेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन टीम ने ओपन किया था, और इसके पीछे वजह ये थी कि वीडियो कैमरे के पीछे खड़े होकर जो आदमी उन टीनेज लड़कियों को उस 18 महीने की बच्ची को टॉर्चर करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, उसकी लैंग्वेज सुनने में डच मालूम पड़ रही थी। एक्चुअली वो पर्सन जो कुछ भी बोल रहा था उसमें कुछ वर्ड्स डच लैंग्वेज के सुनाई दे रहे थे, इसलिए डच अथॉरिटीज को लगा कि ये जो भी पर्सन है ये शायद डच नेशनल है। इसलिए दी डच नेशनल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन टीम ने इस केस को सबसे पहले ओपन किया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। हालांकि इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को यह पता चला कि वो पर्सन जो लैंग्वेज बोल रहा था वो असल में डच नहीं थी, बट ही वॉज स्पीकिंग इन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। Besides, he used few Dutch words during the whole course, but he was actually speaking Australian English. But Dutch पुलिस ने इस केस से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए थे, इसलिए डच पुलिस ने डिसाइड किया कि वो इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखेंगे, because this case was so heinous in nature that even Dutch police wanted to catch this guy. The international barriers in this investigation completely disappeared. Everyone wanted the same thing, getting the responsible people behind bars. इंटरपोल ने इस वीडियो की सोर्स पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और इसी दौरान वीडियो की सोर्स को बैक ट्रैक करते करते इंटरपोल मेन कल्प्रिट को पकड़ने से पहले एक ऐसे पर्सन के पास पहुंची जिसके कान सुनकर पुलिस पूरी तरह से हिल गई। पुलिस को अंदाजा तक नहीं था कि ये इंसान कुछ ऐसा कर सकता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट दिस पर्सन वाज नॉट द वन बिहाइंड दिस वीडियो, बट ही वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वीडियो वायरल। इंटरपोल इस वीडियो को बैक ट्रैक करते करते एक डार्क वेब वेबसाइट पर पहुंची जिसका नाम था हर्ट टू द कोर एंड लव टू द कोर। पोर्नोग्राफी में जैसे सॉफ्ट कोर और हार्ड कोर होता है, ठीक वैसे ही पोर्नोग्राफी का एक तीसरा जॉनर होता है जिसका नाम है हार्ड कोर। जैसे नाम से क्लियर है कि इस जॉनर में लोगों को दर्द देकर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन गेन किया जाता है। प्रोफेशनल पोर्नोग्राफी में ये सब कुछ सिमुलेटेड होता है, या फिर सीधे कहें तो फेक होता है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डार्क वेब शिट। हर्ट टू द कोर एंड लव टू द कोर वेबसाइट पर जो कुछ भी अपलोड होता था वो नॉन सिमुलेटेड होता था। मतलब इन दोनों वेबसाइट्स पर जो वीडियोस अपलोड की जाती थी उनमें लोगों को सच में दर्द दिया जाता था। इन दोनों वेबसाइट्स पर हजारों ऐसी वीडियोस पड़ी थी जिनमें लोगों को तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था और उनके साथ बेहद ही दर्दनाक तरीके से फिजिकल रिलेशंस बनाए जाते थे। इन दोनों वेबसाइट्स को मिलाकर जितना कंटेंट था उसमें से मोस्टली कंटेंट सीपी था, और इस सीपी कंटेंट में भी 6 महीने के बच्चों से लेकर 14-15 साल के बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड टॉर्चर के वीडियोस थे। ये दोनों वेबसाइट एक आदमी के द्वारा मैनेज की जाती थी जिसका नाम था लक्स, LUX लक्स। इंटरपोल ने यह पता लगा लिया था कि लक्स नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न सिटी के आउटस्कर्ट में साउथ मोरांग में रहता है। इंटरपोल ने साउथ मोरांग के उस घर को भी ट्रेस कर लिया जिसमें पॉसिबली वो लक्स नाम का आदमी रहता था। इंटरपोल ने नोटिस किया कि उस घर में जिसमें उस लक्स नाम के आदमी के होने की पॉसिबिलिटी थी उसमें एक पूरी फैमिली रह रही थी, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, 1 son and 1 daughter. The father was mechanic and in his 50s. Interpol figured it out that it had to be him. But authorities को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक मैकेनिक जो कि अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता है वो इन वेबसाइट्स को भला कैसे ऑपरेट कर सकता है। इंटरपोल इस बात पर यकीन करने को बिल्कुल रेडी नहीं थी कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला मैकेनिक अपनी आइडेंटिटी को डिजिटली इस तरह छुपाकर अपनी फैमिली के साथ रहते हुए ऐसी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता है। इसलिए इंटरपोल ने अपने डाउट को दूर करने के लिए एक बार फिर से पूरी लाइन ऑफ सोर्स को चेक किया। इंटरपोल की साइबर टीम ने दिन रात एक करके डार्क वेब इंक्रिप्शन के हजारों लेयर्स को क्रैक किया एंड अगेन वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये दोनों वेबसाइट इसी घर से होस्ट की जा रही हैं बिकॉज फीड वॉज कमिंग फ्रॉम दैट हाउस। इंटरपोल ये बात अच्छे से जानता था
कि जो पर्सन इन दोनों वेबसाइट को इस घर से होस्ट कर रहा है एक्चुअली में वो ये वीडियोस नहीं बनाता है, बल्कि वो दूसरे थर के पेडोफाइल्स को इन वेबसाइट्स के रूप में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिस पर ये पेडोफाइल्स अपने द्वारा बनाई गई सीपी को इस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। और जिस किसी को भी इन वीडियोस को एक्सेस करना होता है उसे पहले कुछ डॉलर्स के पेमेंट्स बिटकॉइंस में करनी पड़ती है, फिर वो इंसान इजीली उस फॉरबिडन कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। यू कैन से दैट हर्ट टू द कोर एंड लव टू द कोर वर यूट्यूब ऑफ पेडोफाइल्स। Authorities knew that the person that had been hurting so many children was comfortably dwelling behind the doors of that family home on that quiet suburban area. But Detective Christine Stafford को ऐसा फील हो रहा था कि उस घर में रहने वाला फादर एंड प्रोफेशनल मैकेनिक वो पर्सन नहीं था जिसको वो चेस कर रहे थे, बल्कि डिटेक्टिव क्रिस्टीन स्टेफर्ड को यकीन था कि इन वेबसाइट को होस्ट करने वाला शख्स और लक्स नाम की उस आइडेंटिटी के पीछे छुपने वाला पर्सन कोई और नहीं था, बल्कि उस मैकेनिक का 21 साल का बेटा था जिसका नाम था मैथ्यू ग्रैहम। मैथ्यू ग्रैहम पर शक करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैथ्यू ग्रैहम का कोई ऑनलाइन फुटप्रिंट नहीं था। हिज प्रेजेंस ऑनलाइन वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अगर ऑनलाइन उसका कोई एग्जिस्टेंस था तो वो थी उसकी एक फेसबुक प्रोफाइल जिस पर उसने प्राइवेसी लॉक लगा रखा था। आखिर मैथ्यू ग्रैहम सबसे क्या छुपा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दिमाग में बार बार आ रहा था, और अब जरूरत थी तो मैथ्यू ग्रैहम के उस राज को खोद कर निकालने की जिसे वो सबसे छुपा रहा था। अगस्त 2014 में पुलिस ने मैथ्यू ग्रैहम के घर पर अचानक रेड मारी और पुलिस को ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि मैथ्यू ग्रैहम ही लक्स है और मैथ्यू ही हर्ट टू द कोर एंड लव टू द कोर का ऑफिशियल ओनर है। मैथ्यू ग्रैहम मेलबोर्न की लैट्रॉप यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट था। मैथ्यू अपनी कॉलेज क्लासेस बहुत कम अटेंड किया करता था और वो ज्यादातर अपने घर के रूम के अंदर बैठकर अपने लैपटॉप से चिपका रहता था। मैथ्यू का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था, उसके स्कूल में काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आया करते थे एंड ही वॉज टॉपर ऑफ हिज स्कूल। मैथ्यू का कैरेक्टर सोशल लाइफ में बिल्कुल क्लीन था उसके स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। मैथ्यू बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जैसा ही था, उसने कभी भी कुछ ऐसी हरकत नहीं करी थी जिससे किसी को भी लगता कि मैथ्यू में कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैथ्यू के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे एंड ही वॉज नॉट अ बिग सोशलाइज पर्सन, बट स्टिल He even babysat his neighbor's little kids. मैथ्यू ने 3 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों की बेबीसिटिंग करी थी एंड मैथ्यू के नेबर्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैथ्यू चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वाली ऐसी फोरबिडन एंटरटेनमेंट वेबसाइट होस्ट करता है। मैथ्यू के नेबर्स उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और अपने बच्चों को अकेले मैथ्यू के साथ छोड़कर चले जाया करते थे। जब मैथ्यू के नेबर्स को उसकी असलियत पता चली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि वो उस पर कितना यकीन करते थे और उसके भरोसे अपने बच्चे अकेले छोड़कर चले जाया करते थे। मैथ्यू डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स but he did have anxiety, depression and schizophrenic personality disorder, but that just meant his emotional expressions was limited और वो हमेशा लोगों से मिलते वक्त काफी शर्माया करता था। From outside looking in, Matthew Graham was nobody with high grades, but in the deep end of the dark web, he was one of the biggest sharks in the pool. पुलिस कस्टडी में जब पुलिस ने मैथ्यू से उसके लैपटॉप का पासवर्ड मांगा तो उसने अपने लैपटॉप का पासवर्ड देने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसने अपने मोबाइल और उसका पासवर्ड पुलिस को आसानी से दे दिया। मैथ्यू ने सोचा कि उसने अपने मोबाइल का सारा डेटा साफ कर दिया है और अब पुलिस को उसके मोबाइल से क्या ही मिल पाएगा, बट हियर ही वाज टोटली रॉन्ग। उसके मोबाइल से पुलिस ने ना जाने कैसे 3 इमेजेस रिकवर कर ली। उन 3 इमेजेस में से 2 इमेजेस मरे हुए बच्चों की थी और थर्ड इमेज उससे भी ज्यादा बिजार थी। थर्ड इमेज में एक 7 या 8 साल का बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था और उसके चेस्ट पर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। वो इमेजेस इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड बिजार थी कि एक पल के लिए पुलिस को भी इन फोटोज को देखकर काफी भारी शॉक लगा। भला आप खुद सोचिए कि किस तरह के लोगों को ऐसी दरिंदगी देखकर सेक्सुअल अराउजल फील होता होगा। आई कैंट इवन इमेजिन। मैथ्यू के मोबाइल में ये इमेजेस देखने के बाद पुलिस ने उसको इमीडिएटली पोजेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज मटेरियल एंड फेलियर टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर इन रिगार्ड टू द लैपटॉप के चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया। पुलिस जानती थी कि मैथ्यू ही लक्ष्य है, बट फिर भी पुलिस अपनी तरफ से शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस को मैथ्यू के खिलाफ कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए था। मैथ्यू को कुछ वक्त तक हिरासत में रखने के लिए वो इमेजेस काम में ली जा सकती थी, बट उसको जेल में डालने के लिए और प्रॉपर पनिशमेंट दिलाने के लिए ये प्रूफ सफिशिएंट नहीं थे। अगर पुलिस उसके खिलाफ सॉलिड प्रूफ कलेक्ट नहीं कर पाती देन देयर वुड बी हाई चांसेस दैट मैथ्यू कुड गेट आउट ऑफ कस्टडी। अब पुलिस के पास बस एक रास्ता था कि किसी भी तरह पुलिस मैथ्यू के लैपटॉप का कंट्रोल एक्सेस कर ले, क्योंकि उसके लैपटॉप में ही वो सारे प्रूफ्स थे जिसके बेस पर उसके ऊपर सॉलिड चार्जेस लगाए जा सकते थे। बट यहाँ पर पुलिस के सामने एक और प्रॉब्लम थी कि अगर मैथ्यू पुलिस को लैपटॉप का एक्सेस नहीं देता है एंड बाई चांस
वो पुलिस कस्टडी से फ्री होकर अपने घर चला जाता है, देन देयर माइट बी हाई चांसेस that he would erase the sensitive data of the laptop. Justice was running out of time. पुलिस ने मैथ्यू के रूम से 2 हार्ड ड्राइव्स रिकवर करी थी, जिसमें से एक हार्ड ड्राइव पुलिस ने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जर्मनी के यूरोपोल में भेज दी और दूसरे हार्ड ड्राइव एफबीआई के पास वॉशिंगटन में भेज दी। उन दोनों ही हार्ड ड्राइव्स का इंक्रिप्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बड़े बड़े साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी उन हार्ड ड्राइव्स को अनलॉक नहीं कर पाया। Then somehow FBI made a huge breakthrough. They never revealed that how they exactly did this, but किसी तरह FBI ने मैथ्यू के डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस कर लिया था, जो कि डायरेक्टली मैथ्यू को हर्ट टू द कोर और लव टू द कोर के ऑनर और लक्स से कनेक्ट करते थे। मैथ्यू ग्रैहम वॉज लक्स एंड द ऑनर ऑफ हर्ट टू द कोर एंड लव टू द कोर। नाउ मैथ्यू वॉज इन पुलिस कस्टडी। जहाँ तक दूसरे एक्सपर्ट्स का एनालिसिस है, उनके अकॉर्डिंग एक बार मैथ्यू ने मजे मजे में इमेज बोर्ड वेबसाइट 4chan पर खुद को एज लक्स इंट्रोड्यूस किया था एंड देयर माइट बी हाई चांसेस दैट एफबीआई कनेक्टेड हिम विद लक्स फ्रॉम देयर। मैथ्यू को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी लापरवाही एक दिन उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। जब पुलिस ने मैथ्यू को अरेस्ट किया था, उस वक्त मैथ्यू पेडो एम्पायर चलाने वालों की लाइन में सबसे आगे खड़ा था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक 21 साल का लड़का पेडोफाइल वेबसाइट्स का किंग पिंग हो सकता है। मैथ्यू की इन वेबसाइट्स पर एक दिन में मोर देन 500,000 हिट्स का ट्रैफिक आता था। मतलब 5 लाख से ज्यादा लोग मैथ्यू की इन पेडोफाइल वेबसाइट्स को विजिट किया करते थे। मजे की बात यह थी कि एक समय था जब मैथ्यू खुद को पेडोफाइल नहीं मानता था, बल्कि उसके अकॉर्डिंग वो फ्री स्पीच का रखवाला था और वो इस फील्ड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर चैंपियन बनना चाहता था। भाई, पेडोफिलिक मटेरियल को अपलोड करना कब से राइट टू फ्री स्पीच हो गया? I mean, कुछ भी। मैथ्यू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि एक बार उसने लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को ऑनलाइन ये लिखते हुए टॉन्ट किया था कि अभी तक मेरा एम्पायर गिरा नहीं है और जो भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी इस पोस्ट को पढ़ रही है, फक यू। मैथ्यू ग्रैहम को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और अब इस मोमेंट पर मैथ्यू अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में था। लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के लिए सबसे अच्छा वक्त था मैथ्यू से नेगोशिएट करने के लिए। डिटेक्टिव्स ने मैथ्यू से कहा कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा और उन्हें अपने लैपटॉप का पासवर्ड नहीं देगा तो वो उसको अमेरिकन अथॉरिटीज के हवाले कर देंगे। बिकॉज अमेरिकन एफबीआई भी मैथ्यू ग्रैहम के पीछे थी, क्योंकि मैथ्यू की वेबसाइट पर अमेरिकन पेडोफाइल्स ने भी बहुत बड़े नंबर्स में फक्ड अप वीडियोस अपलोड करी थी। डिटेक्टिव्स पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे कि मैथ्यू किसी भी वक्त टूट जाएगा और वो उन्हें लैपटॉप का पासवर्ड दे देगा। डिटेक्टिव्स पेन और पेपर अपने हाथ में लेकर रेडी बैठे थे कि कब उन्हें मैथ्यू अपना पासवर्ड बताए और वो उसे पेपर पर राइट डाउन कर लें। आखिरकार मैथ्यू टूटा और उसने अपने लैपटॉप का 64 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड पेपर पर लिख कर दिया। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि आखिर उसे इतना लंबा पासवर्ड याद कैसे रहा। मुझे तो अपना 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग ट्रांजैक्शन पासवर्ड ही याद नहीं रहता। मैथ्यू ने अब अपने लैपटॉप का पासवर्ड पेपर पर लिख दिया था, जो कि इससे पहले सिर्फ उसके दिमाग में था। ये वही अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स थे जो कि मैथ्यू के वहशी साम्राज्य और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के बीच थे। डिटेक्टिव्स किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए डिटेक्टिव्स ये चाहते थे कि मैथ्यू खुद अपने हाथों से अपने लैपटॉप में पासवर्ड डाले। एट लास्ट मैथ्यू ने खुद अपने हाथों से अपने लैपटॉप में पासवर्ड डाला एंड नाउ कैट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। मैथ्यू ने कहा कि जो वेबसाइट वो होस्ट किया करता था उस पर जितना भी कंटेंट था वो उसका खुद का कंटेंट नहीं था। अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज ओनली प्रोवाइडिंग अ मीडियम टू द पीपल वेयर दे कुड एक्सप्रेस व्हाट दे रियली वर। मैथ्यू ने एडमिट किया कि जब वो छोटा था तब उसके अंदर पेडोफिलिक अर्जेस थी, बट नाउ ही इज फाइन। लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि मैथ्यू ग्रैहम आज तक के इतिहास का सबसे बुरा पेडोफाइल है। मैथ्यू ने 13 क्राइम्स में अपने इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट किया, जिनमें से एक इंस्टेंस में उसने एक रशियन आदमी को एडवाइस किया था कि एक 5 साल की बच्ची को कैसे किडनैप करना है, उसका कैसे रेप करना है एंड लास्ट में कैसे उसका मर्डर करना है। एक दूसरे केस में उसने एक ब्रिटिश मैन को एक डिसेबल्ड बच्चे का रेप करने के लिए एनकरेज किया था, जिसका ख्याल वो ब्रिटिश आदमी खुद रखा करता था। मैथ्यू चाहता था कि वो आदमी अपने इन सब कारनामों का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर उसको सेंड करें, जिससे कि वो इस फॉरबिडन कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके पैसे कमा सके और साथ में अपनी ठरक को सेटिस्फाई भी कर सके। पुलिस को मैथ्यू ग्रैहम के घर से एक ग्राफिटी मिला था जिस पर पेंट से मैथ्यू ग्रैहम ने खुद लिखा था that parents should be afraid of raising children like us. I mean, literally, here we are talking about the seriously disturbed person. Matthew Graham and Peter Scully are the worst kind of pedophiles. They are sadists, they are sexually aroused, and their whole lives are motivated by inflicting pain, torture, and extreme humiliation on their victims.
विक्टिम्स दैट वर प्राइमरीली चिल्ड्रन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैथ्यू ग्रैम और उस इंसान के बीच क्या लिंक था जिसने डिजीज डिस्ट्रक्शन वाली हर्ट को सीपी बनाई थी। तो इस सवाल पर भी हम बहुत जल्दी आएंगे, बट उससे पहले हमें अपने पहले वाले टॉपिक की पूरी स्टोरी को समझना होगा। 20 फरवरी 2015 के दिन दो माइनर लड़कियां बदहवास हालत में अपने घर जाती हैं। उन दो लड़कियों की बॉडी पर कपड़े ना के बराबर थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और सबसे ज्यादा वियर्ड बात यह थी कि उन दोनों लड़कियों के गले में एक डॉग कॉलर बना हुआ था, जो कि अक्सर लोग अपने डॉग्स या कैट्स के गले में पहनाते हैं। उन दोनों लड़कियों ने अपनी आप बीती अपने पेरेंट्स को बताई। उन्होंने बताया कि इतने दिनों से वो कहाँ थी और उनके साथ इस बीच क्या क्या हुआ। जो भी बात उन लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को बताई थी, वो बात इतनी ज्यादा हॉरिफिक और सेंसिटिव थी कि उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस भी उन दोनों लड़कियों की टेस्टिमनी सुनकर हैरान रह गई। पुलिस ने इससे पहले कभी भी किसी ऐसे केस को ना तो देखा था और ना ही किसी ऐसे केस के बारे में सुना था। पुलिस ने मौके की नजाकत को देखते हुए इमीडिएटली उन दोनों लड़कियों की कंप्लेंट पर एक्शन लिया और वो उस जगह पहुंच गए जहां पर उन दोनों लड़कियों को कैप्टिविटी में रखा गया था। वहां पर पुलिस को कोई नहीं मिला सिवाय एक लड़की के, जिसका नाम था कार्मेन एल्वारेज। कार्मेन एल्वारेज 19 साल की वही लड़की थी जो उन दोनों लड़कियों को यहाँ लेकर आई थी। कार्मेन ने खुद पुलिस के सामने आसानी से सरेंडर कर दिया और वो पुलिस को उस जगह ले गई जहाँ पर इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था। कार्मेन एल्वारेज पुलिस को फिलीपींस के मैलिब्लू शहर के एक घर में ले गई जहाँ पर एक आदमी अपनी पैंट्स नीचे करके मास्टरबेट कर रहा था और उस आदमी का नाम था पीटर गेरार्ड स्कली, जो कि 53 साल का एक मिडिल एज्ड मैन था। पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न के सबर्ब एरिया नैरबोरेन का रहने वाला था। पीटर स्कली एक शादीशुदा आदमी था, उसके 2 बच्चे थे। ऑस्ट्रेलिया में पीटर एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम किया करता था, बट पीटर का दिमाग शुरू से ही खुराफाती था। उसको कोई भी चीज सीधी सीधी पसंद नहीं आती थी और उसको शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाना भी काफी पसंद था। पीटर ने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए एक प्रॉपर्टी स्कीम लॉन्च करी जिसमें उसने लोगों को काफी सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंस्पायर किया। ये वक्त था मिड 2000s का। ये वो जमाना था जब ग्लोबल इकोनॉमी की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और उसके ऊपर से पीटर ने लोगों के सामने एक ऐसी स्कीम रखी थी जिसमें थोड़े रुपए इन्वेस्ट करके वो लोग लाखों डॉलर्स का प्रॉफिट कमा सकते थे। बट यू नो, इफ समथिंग इज वेरी चीप देन इट्स एक्चुअल वैल्यू, देन देयर इज समथिंग फिशी। पीटर ने इस प्रॉपर्टी स्कीम से 2.68 मिलियन डॉलर्स का स्कैम किया था और ऐसे पीटर ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़े 117 फ्रॉड्स को अंजाम दिया था। साल 2012 में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन को पीटर के इन स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में पता चल गया और उसके ऊपर इन सभी फ्रॉड्स एंड स्कैम्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन होने लगी। इतना ही नहीं, पीटर मेलबोर्न में रहकर अपनी फिलिपिना गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक अनलाइसेंस्ड एस्कॉर्ट सर्विस चलाता था जिसमें वो अपनी फिलिपिना गर्लफ्रेंड को एज एन एस्कॉर्ट यूज किया करता था। ऑस्ट्रेलिया में पीटर के कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी थी कि साल 2011 में पीटर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फिलीपींस के शहर मनीला भाग गया और अब मनीला पीटर के लिए वो शहर बनने वाला था जहां से उसने अपने नए साम्राज्य का आगाज किया। शुरुआत में मनीला में आकर पीटर ने कुछ खास नहीं किया, वो बस इधर उधर घूमता रहता था और जो उसके पास रुपए थे उनसे अपना गुजारा किया करता था। पर धीरे धीरे उसके पास सारे रुपए खत्म होने लगे एंड ही नीडेड मनी टू सर्वाइव। अब पीटर की आदत थी कि उसे सीधे तरीके से कोई भी काम करना नहीं आता था। उसे कम वक्त में ज्यादा रुपए कमाने की आदत थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रुपए किस तरह और कहां से आ रहे हैं, बस उसके पास रुपए आने चाहिए थे। आगे की कहानी जानने से पहले हमें उस कंट्री के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा जहां पर पीटर शेल्टर लेने के लिए आया था। पीटर फिलीपींस में रहने के लिए आया था। फिलीपींस एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पर सिचुएटेड है। फिलीपींस एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी वाली कंट्री है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी लेट आया था, जिस वजह से फिलीपींस में काफी गरीबी है। फिलीपींस की ज्यादातर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव करने के लिए मजबूर है और जहां गरीबी होती है वहाँ पर क्राइम और करप्शन होना आम बात होती है। पीटर स्कली पहले भी ऑस्ट्रेलिया में रहकर एक अनलाइसेंस्ड एस्कॉर्ट रिंग चला चुका था, इसलिए पीटर ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को फिलीपींस में रुपए कमाने का एक बेहतर मीडियम समझा। एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कम था और प्रॉफिट हद से ज्यादा था और फिलीपींस जैसे गरीब देश में बेहद ही कम दामों पर किसी भी लड़की को एस्कॉर्ट बनने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है। बट पीटर स्कली अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से वो फ्रॉड के चलते पहले ही भाग चुका था और अगर अब यहाँ पर कोई लफड़ा हो जाता तो उसके लिए किसी और कंट्री में भागकर जाना काफी मुश्किल बन जाता। इसलिए पीटर स्कली ने एक सेफ और प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने का प्लान बनाया। पीटर अब अपने इस एस्कॉर्ट सर्विसेज के बिजनेस को एक नया रूप देने जा रहा था। पीटर ने मनीला में आने के कुछ मंथ्स बाद
दो लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, Carmen Alvarez and Lizelle Margelo Castana. Carmen was minor when she became the girlfriend of Peter Scully and Castana was around 18 years old at that time. Peter Scully के Carmen और Castana के साथ फिजिकल रिलेशंस थे और वो इन दोनों के साथ एक साथ थ्रीसम करते हुए वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था, जिसमें उसका फेस बहुत कम दिखाई देता था, बट कार्मेन और कैस्टाना उन वीडियोस में साफ दिखाई दिया करती थी। पीटर इन वीडियोस को ऑनलाइन अपलोड करता था और इनके थ्रू कुछ रुपए कमा लिया करता था, बट वो कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती थी। जाहिर सी बात है, जब दो गर्लफ्रेंड को उसने पाला था तो फिर उनके खर्चे भी तो उसे खुद ही उठाने थे। द अर्निंग वाज नॉट सफिशिएंट, सो ही थॉट टू ब्रिंग दिस बिजनेस टू द होल न्यू लेवल। पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड्स ने मिलकर डार्क वेब पर अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम था No Limits Fund, NLF. Peter realized that he could make a lot of money while living out his sick fantasies. Peter Scully अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को बाहर भेजता था और उनसे कहता था कि उन्हें अंडरएज गर्ल्स को उसके पास लेकर आना है। पीटर के एक खास इंस्ट्रक्शंस थे कि लड़कियां 12 साल की उम्र से कम की ही होनी चाहिए और उन्हें ऐसी लड़कियों को टारगेट करना है जिनके वेयर अबाउट जानने वाला कोई ना हो। कार्मेन और कैस्टाना कम उम्र की लड़कियों को खाने का और रहने के लिए एक जगह का लालच देकर अपने जाल में फंसाया करती थी। वो दोनों अपने ज़्यादातर विक्टिम्स को सड़कों पर से ही उठाती थी। कभी कभी पीटर गरीब फैमिलीज को पैसे देकर उनके बच्चों को अपने साथ ये कहकर लाता था कि वो उनके बच्चों को एक अच्छी लाइफ देगा, वो उनका स्कूल में एडमिशन करवाएगा, उन्हें अच्छा खाना देगा और रहने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट देगा। फिलीपींस जैसे देश में कोई भी गरीब, भूखे और मालनरिश्ड बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं देता है। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही है। हम रोजाना ना जाने कितने बच्चों को बहुत ही खराब हालत में रोड के किनारे देखते होंगे, बट क्या हमारे दिल में एक सेकंड के लिए भी ख्याल आता है कि वो बच्चे किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे? Well, in 2012, Peter asked Carmen if she recruits some street children. First, Carmen offered her own sister instead, but Peter thought it would be better if she goes out and gets some unwanted kids, the ones no one misses. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली कल मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, जिस वजह से मुझे इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना पड़ा था। वैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है एंड मेरी जो ड्रेस है वो भी चेंज है। आई होप आप मुझे इसके लिए माफ़ कर देंगे एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आगे की कहानी। सो कार्मेन डिड व्हाट शी वाज टोल्ड टू डू। कार्मेन दो लड़कियों को एक शॉपिंग सेंटर के पास से उठाकर पीटर के पास ले आई। कार्मेन ने उन लड़कियों को बेहतर जिंदगी दिलाने का वादा किया था। उन लड़कियों ने कार्मेन पर बिलीव कर लिया बिकॉज उन बच्चों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी मासूमियत के। ये दोनों वही लड़कियां थीं जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, रोजी एंड एम्बर। रोजी और एम्बर रिश्ते में एक दूसरे की कजिन्स थीं। रोजी की एज मुश्किल से यही कोई 9 साल थी और एम्बर की एज अराउंड 11 इयर्स थी। दे वर प्रीटी मच द एग्जैक्ट एजेस पीटर वाज लुकिंग फॉर। ये दोनों बच्चियां पीटर की कैद में 5 दिनों तक रहीं और इन 5 दिनों में उन बच्चियों ने जो ज्यादतियां झेली उसको हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। These kids were put through over the course of 5 days. It's truly heartbreaking. First night पीटर ने रोजी और एम्बर को एक साथ फोर्सफुली नहाने के लिए मजबूर किया एंड ड्यूरिंग द बाथ पीटर वाज फिल्मिंग देम। पीटर ने उन दोनों लड़कियों के गले में डॉग कॉलर पहना दिया और उन डॉग कॉलर्स में उसने चेन बांध दी। यहाँ पर पीटर रोजी और एम्बर को एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहा था। अगले दिन सुबह पीटर ने उन दोनों लड़कियों के हाथ में शॉवल दिया और उनसे कहा कि वो दोनों उसके बैकयार्ड में एक गड्ढा खोदें। Those girls had no idea that why Peter made them to do this. But you know, who he feeds you, who he controls you. पीटर उन दोनों लड़कियों के ऊपर डोमिनेट होता जा रहा था। वो उन्हें अलग अलग तरह से अब्यूज कर रहा था। पीटर उनसे रोज वो गड्ढा खुदवाता और उन्हें पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने के लिए फोर्स करता। पीटर रोज और एम्बर से कहता था कि वो एक दूसरे को उसके सामने किस करें एंड ड्यूरिंग दिस he made those little girls to perform oral sex on him and he was recording all these horrific activities on his camera. He took various obnoxious photos of those little angels. पीटर की गर्लफ्रेंड कार्मेन अक्सर एक पिलो से रोजी के फेस को दबाती थी जिससे रोजी का दम घुटने लगता था एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट पीटर कंटिन्यू टू अब्यूज हर एंड आफ्टरवर्ड्स दिस हैपेंड रिपीटेडली। दूसरे या तीसरे दिन पीटर ने जबरदस्ती रोजी और एम्बर को शराब पीने के लिए मजबूर किया एंड अल्टीमेटली दे ड्रैंक इट। रोजी को शराब की वजह से काफी ज्यादा नशा चढ़ गया और नशे की वजह से वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब रोजी की आंखें खुली तो उसने खुद को उसी गड्ढे में पाया।
जो गड्ढा पीटर ने उनसे खुदवाया था। असल में पीटर उन लड़कियों से ही उनकी कब्र खुदवा रहा था और पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि शायद रोजी शराब की ओवरडोज की वजह से मर गई है एंड दे वर अबाउट टू कवर हर अप, बट देन शी गेन्ड हर कॉन्शियसनेस एंड दे टुक हर आउट ऑफ दैट ग्रेव। उस कब्र से बाहर निकलने के बाद रोजी बहुत ज्यादा रोने लगी एंड वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। ये सब देखकर पीटर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसने पहले रोजी को काफी बुरी तरह से पीटा और फिर उसके हाथ में वही शॉवल दे दिया और उससे कहा कि वो अपनी कब्र को और गहरा खोदे। कैन यू बिलीव दिस कि कोई इंसान इस दर्जे का बेरहम और जल्लाद भी हो सकता है जो किसी मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की इस हद तक गिर जाए। हर गुजरते दिन के साथ रोजी और एम्बर के ऊपर ह्यूमिलेशन और वायलेंस का लेवल बढ़ता जा रहा था। पीटर वॉज अब्यूजिंग देम इन एवरी पॉसिबल वे। एक मोमेंट ऐसा आया जब रोजी इस सफरिंग से बचने के लिए अपनी ही लाइफ को एंड करने की कोशिश कर रही थी, बट हर कैप्टर जस्ट कंटिन्यू टू फिल्म हर। इन दोनों लड़कियों के रेप और ह्यूमिलेशन को पीटर अपने डार्क वेब पोर्टल नो लिमिट्स फन के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, जहां पर वो इस वीडियो को बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहता था। पीटर की इस वेबसाइट पर अलग अलग कैटेगरीज में कंटेंट को अपलोड किया गया था और हर कंटेंट की प्राइस $1-2 से लेकर $10,000 तक की थी। एक तरह से पीटर मासूम बच्चों की इनोसेंस और उनके ऊपर की गई ह्यूमिलेशन को बेच रहा था एंड ही वॉज सेलिंग ऑल दिस सैडिस्टिक वीडियोज ऑन पे पर व्यू। चौथे दिन भी रोजी और एम्बर अपनी कब्र खोद रही थी और पीटर कब्र खोदते हुए उनको रिकॉर्ड कर रहा था। फिर पीटर ने उनको रुकने के लिए कहा और उसने एक नायलॉन रॉप से उन दोनों के हाथ पैरों को बांध दिया और 5वें दिन रोजी और एम्बर को खुद उनके द्वारा खोदी गई कब्र में जिंदा दफनाने का पीटर का प्लान था और वो ये सब कुछ नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करने वाला था। बट फॉर्चुनेटली एंड फॉर पीटर अनफॉर्चुनेटली रोजी और एम्बर पीटर की कैप्टिविटी से फ्री होकर वहां से भाग गईं और फिर उसके बाद क्या हुआ ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो अपने घर गईं, अपने पेरेंट्स से मिली एंड फिर पुलिस ने पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया। कुछ लोग कहते हैं दैट इट वाज अ ड्रंकन मिस्टेक वेयर समवन लेफ्ट द डोर ओपन, बट कार्मेन एल्वारेज ने पुलिस कस्टडी में ये क्लेम किया कि उसने इंटेंशनली उस दरवाजे को खुला छोड़ दिया था जहाँ से रोजी और एम्बर भागी थी। उसने कहा कि वो 2 दिनों के लिए कहीं बाहर गई हुई थी और जब वो वापस आई तब उसने रोजी और एम्बर को डॉग कॉलर्स में और चैन में बंधा देखा। कार्मेन जानती थी कि पीटर उन दोनों लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उन दोनों की ह्यूमिलेशन से सेटिस्फाई होने के बाद उन्हें जिंदा दफना देगा। कार्मेन को पता नहीं कैसे रोजी और एम्बर पर दया आ गई। उसने उन दोनों की चैन को खोल दिया एंड वो दोनों पीटर की कैद से भाग गईं। आर्लिन लोयोला नाम की फिलिपिनो लेडी के 7 बच्चे थे और आर्लिन और उनके हस्बैंड रोजाना मजदूरी करके मुश्किल से डेली के $2 कमा पाते थे। आर्लिन की फैमिली काफी गरीब थी। एक दिन पीटर आर्लिन के पास आया और उसने आर्लिन से उनकी 8 साल की एक बेटी ले ली। पीटर ने आर्लिन से प्रॉमिस किया कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखेगा, वो उसे ऐसी जिंदगी देगा जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आर्लिन ने सोचा कि वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही हैं, इसलिए चलो अच्छा है, कोई तो उसे एक बेहतर जिंदगी देगा। पीटर आर्लिन की बेटी को ले गया, बट आफ्टर 2 वीक्स आर्लिन हैड अ फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड। शी हैड अ फीलिंग ऑफ डेट। शी रिटर्न टू पीटर एंड टुक हर डॉटर बैक। जब आर्लिन अपनी बेटी को वापस घर लेकर आई तब उन्हें यह मालूम चला कि पीटर उनकी बेटी को रोजाना बुरी तरह पीटता था और उसका रेप करता था। आर्लिन ये सब जानने के बाद खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। शी स्टिल थिंक्स शी इज रियल कल्प्रिट ऑफ हर डॉटर। ऐसे ही 3 और लड़कियों को उनके पेरेंट्स ने वॉलंटरली पीटर को दे दिया। बारबी एज 12, लीजा एज 11 एंड डेजी 18 months ओल्ड। इन तीनों ही लड़कियों की फैमिलीज काफी गरीब थी। They thought Peter Scully would give a better life to their innocent daughters. Children all subjected to similar treatment as Rosie and her cousin Amber. But Peter ने बारबी के लिए एक एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस करा था। पीटर बारबी को टॉर्चर नहीं कर रहा था, बल्कि वो बारबी को लिजा और डेजी को टॉर्चर करने के लिए फोर्स कर रहा था। पीटर ये एंश्योर करना चाहता था कि लिजा और डेजी को हर पॉसिबल वे में टॉर्चर किया जाए और वो ये सारा टॉर्चर, ह्यूमिलेशन एंड रेप अपनी वेबसाइट नो लिमिट्स फन के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। इस वीडियो में कार्मेन और कैस्टेना ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये बारबी नाम की जो लड़की थी, जिसे कुछ आर्टिकल्स में सिंडी के नाम से भी बुलाया गया है, वो अपनी आंटी के साथ रहती थी। कुछ वक्त पहले ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी। जब कैस्टेना बारबी की आंटी के पास उसे अडॉप्ट करने का प्रपोजल लेकर गई, तब बारबी की आंटी बारबी के साथ साथ अपने बच्चों को भी पालने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, बिकॉज शी वॉज डेली वेज वर्कर एंड हर फैमिली वॉज हैंड टू माउथ। बारबी की आंटी ने सोचा दैट हर अडॉप्शन इज अ बेटर चॉइस फॉर बारबी एंड फॉर हरसेल्फ, क्योंकि आप किसी गरीब, भूखे और समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद इंसान से नीति नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास अपनी जिंदगी जीने तक के लिए
मिनिमम रिसोर्सेज नहीं होती हैं। देन हाउ समवन कुड थिंक अबाउट एथिक्स एंड मोरलिटी। बारबी की आंटी ने सोचा कि उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गरीबी और भुखमरी से बाहर निकलने की। बट स्टिल अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और उसे सुन लिया है, तो आप ये जान लीजिए कि अभी तक आपने इस पूरी वीडियो में कुछ भी हॉरिफिक और वर्स्ट नहीं सुना है जो कि आप आगे सुनने जा रहे हैं। पीटर ने इन सब में सबसे छोटी बच्ची को अपनी वीडियो में यूज करने के लिए सिलेक्ट किया एंड शी वॉज 18 months ओल्ड इन्फेंट नेम्ड डेजी। पीटर ने अपनी इस वीडियो टाइटल का नाम रखा डेजीज डिस्ट्रक्शन। अगर मैं हिंदी में इस टाइटल को कहूँ तो डेजी का विनाश। इस वीडियो की टैगलाइन इतनी भयानक है जिसको सुनकर किसी को भी धक्का लग सकता है। डेजीज डिस्ट्रक्शन की टैगलाइन थी, कम सी अ चाइल्ड्स मेंटल ruin, हर इनोसेंस लॉस्ट, यूज्ड एज अ टूल, she learned how to please her mistress, her body will be ravaged, her dignity stolen। ये वीडियो डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स पर आज भी मौजूद है एंड सम काइंड ऑफ सिक पीपल स्टिल यूज टू एंजॉय दिस वीडियो। आई हैवंट वॉच्ड इट नॉर विल आई एवर। और अगर आप इस वीडियो को डार्क वेब पर ढूंढकर देखना चाहते हो, देन रिमेंबर वॉचिंग इट एंड पोजीशन ऑफ दिस वीडियो is a criminal offense and you will be committing a crime। डेजी को इस वीडियो में इस तरह से टॉर्चर किया गया था जिसके बारे में हम इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। अब आगे जो मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ, इट्स डीपली ट्रॉमेटाइजिंग, सो प्लीज while watching this video use your discretion। 18 महीने की डेजी के मुंह को डक टेप से सील किया गया था। उसके दोनों पैरों को अलग अलग रस्सी से बांधकर ऊपर उल्टा लटकाया गया था, जिस वजह से उसके दोनों पैर बीच में से स्प्लिट होकर वी की शेप में खुल गए थे। डेजी का एक पैर रस्सी के एक सिरे से बंधा था और दूसरा पैर रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा था, जिस वजह से उसके दोनों पैर फैल गए थे एंड उसके थाइस के बीच का पोर्शन पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। 18 महीने की डेजी को इस पोजीशन में उल्टा टांगा गया था। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली नेकेड। फिर 19 साल की लेजेल मार्गेलो कैस्टाना ने डेजी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कैस्टाना कैमरामैन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेजी को टॉर्चर कर रही थी। वीडियो में डेजी के फेस पर एक टॉवल रखकर उसके ऊपर पानी डाला जा रहा था, जिस वजह से उसको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। इस टॉर्चर टेक्निक को वाटर बोर्डिंग टॉर्चर टेक्निक बोला जाता है। इसमें विक्टिम के फेस को किसी कपड़े से या फिर टॉवल से कवर करके उसके ऊपर पानी डाला जाता है, जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई पार्शियली ब्लॉक हो जाती है और विक्टिम ठीक से सांस नहीं ले पाता है। मुझ जैसा एक फुली एडल्ट पर्सन भी इस टॉर्चर को बेयर नहीं कर सकता है, तो डेजी तो फिर भी एक 18 महीने की बच्चे थी। आई कुडंट इवन इमेजिन उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। डेजी को बहुत सारे ऑब्जेक्ट से टॉर्चर किया गया, इंक्लूडिंग सेक्स टॉयज एंड बार्ब वायर्स। उसे कई बार क्रोकोडाइल क्लिप से भी पेनिट्रेट किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कई बार कैस्टाना ने अपने हाथों से कोड़े मारे थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मोमबत्ती जलाकर उसका पिघला हुआ गर्म वैक्स डाला गया और बीच बीच में टॉर्चर के दौरान पीटर डेजी का रेप भी कर रहा था। पीटर का सिर्फ इससे ही मन नहीं भरा, उसने इस टॉर्चर को और एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए डेजी के प्राइवेट पार्ट पर आग लगा दी। उस बच्ची को इतनी कम उम्र में जो नर्क झेलना पड़ रहा था, उसके बारे में हम लोग सोचना भी नहीं चाहेंगे। ड्यूरिंग दीज एक्ट्स द मेन अब्यूजर वाज कैस्टाना। पीटर इस वीडियो में बस कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाई देता है, वो भी तब जब वो डेजी का रेप करने के लिए सामने आता है। इस वीडियो में जो भी टॉर्चर डेजी के साथ किया गया उसे कई घंटों तक लगातार डेजी पर कंटिन्यू रखा गया। वो मासूम बच्ची बस लगातार रोए जा रही थी और वीडियो में मौजूद बाकी सभी लोग उसको टॉर्चर कर 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 हंस रहे थे। डेजी के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था बिकॉज उसके प्राइवेट पार्ट को जिस तरह से म्यूटिलेट किया गया था उसको एक्सप्लेन करना मेरे बस की बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे डेजी के प्राइवेट पार्ट को पेनिट्रेट ना किया गया हो। उसके प्राइवेट पार्ट्स को कोड़े से पीटा गया, उसमें शार्प और पॉइंटेड चीजें डाली गईं, उस पर खोलता हुआ वैक्स डाला गया एंड उसके प्राइवेट पार्ट पर आग तक लगा दी गई। अब बाकी का काम आपका है ये सोचने का कि डेजी उस वक्त किस पीड़ा से गुजर रही होगी। मैं अब इस पर इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जब अथॉरिटीज के सामने ये वीडियो आई तब अथॉरिटीज शुरुआत में ही ये बात समझ गई थी कि ये आदमी फिलीपींस से तो नहीं है। शुरुआत में डच अथॉरिटीज को अंदाजा लगा था कि कैमरे के पीछे जो आदमी है वो डच है, but later it concluded that he was an Australian because the way he was speaking, the accent was Australian। पूरी दुनिया के ठरके लोग इस वीडियो को देखने के लिए पे कर रहे थे, बट अथॉरिटीज को कभी भी इस वीडियो के बारे में शायद पता नहीं लगता अगर ये वीडियो मैथ्यू ग्राहम की पेडोफिलिक वेबसाइट हर्ट टू द कोर पर लीक नहीं होती। मैथ्यू ग्राहम पोस्टेड दिस पेपर व्यू वीडियो होपिंग दैट इट वुड ड्राइव मोर ट्रैफिक टू हिज साइट एंड इट डिड। बट इस बार मैथ्यू ग्राहम के पास ट्रैफिक व्यूअर्स के रूप में नहीं आया था,
बल्कि इस बार ट्रैफिक उसके पास रेड एंड ब्लू साइरेंस के रूप में आया था। यहाँ पर हमें मैथ्यू ग्राम्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने ये वीडियो अपनी साइट पर अपलोड करी। अगर वो ऐसा ना करता तो पीटर स्कूली को शायद एक पेडोफाइल क्रिमिनल के तौर पर कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा काल्म पर्सन नहीं देखा है जो इतने सारे गुनाह करने के बावजूद भी इतनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा है। पीटर स्कली कैसे पकड़ा गया, उसके साथ और कौन लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी पेडोफाइल रिंग में, उसके विक्टिम्स के साथ क्या हुआ एंड आज वो कहाँ है, ये हम जानेंगे मॉन्स्टर अंडर द स्किन के नेक्स्ट पार्ट में। साथ में हम देखेंगे पीटर स्कली के उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को जिसमें उसने अपने सारे गुनाहों के लिए रिमोर्स फील करने से साफ मना कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है इसका मतलब ये वीडियो आपको कुछ हद तक ज़रूर पसंद आई है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।